Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel परिहार कॉन्सेप्ट क्लासेस। हम सोशल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं और सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के ऊपर दो चैप्टर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर भी वीडियो बन चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ये जो चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके ऊपर भी ऑलरेडी दो वीडियोस बन चुकी हैं। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, तब आप इस वीडियो के ऊपर आएँ, तब आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कहीं भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया। तो पहले की वीडियोस में हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया है। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर है हमारी कंट्री का या हमारी इकोनॉमी का, वो कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसके अंदर में आती हैं। फिर हमने जाना कि जो चेंजेस आए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के अंदर में हमारी इकोनॉमी में, वो कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे कैसे प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है, जीडीपी को कैसे काउंट किया जाता है, जीडीपी क्या है। तो आपको ये सब जानने के लिए वो पहली वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ग्राफ वन आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, और ग्राफ वन जो है वो हमें बता रहा है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है हमारी कंट्री का, हमारी इकोनॉमी का, वो किस तरीके से, मतलब जो प्रोडक्शन है उसकी, वो कैसे कैसे हो रही है। 1973 और 74 में क्या इसमें प्रोडक्शन होती थी, और 2013 एंड 14 का जो डेटा है वो दिखाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में कितनी प्रोडक्शन है इस ईयर के में, मतलब 13 एंड 14 में। तो आप देख सकते हैं कि 1973 और 74 में जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का टोटल प्रोडक्शन है वो कितना कम है, और वहीं 13 एंड 14 में अगर आप देखो तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का जो टोटल प्रोडक्शन है, यानी कि टोटल जीडीपी जो है हमारी, वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इस ग्राफ में को, अगर हम ब्रेक करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में, तो आप देखो 1973-74 में तो प्राइमरी का जो आप देख सकते हैं, जो प्राइमरी में ये गैप है ये काफ़ी बड़ा है, और टर्शरी में भी थोड़ा बहुत ठीक है, और सेकेंडरी में काफ़ी कम है। वहीं अगर आप 13 एंड 14 में देखते हो तो प्राइमरी ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हुआ है, सेकेंडरी भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, जस्ट डबल है अगर आप देखो ध्यान से प्राइमरी का। लेकिन टर्शरी जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। तो ये 13 एंड 14 का जो डेटा है वो हमें दिखाता है कि किस तरीके से लोगों ने जो है वो टर्शरी सेक्टर की तरफ जाना ज़्यादा पसंद किया है, और जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला अगर कोई सेक्टर है आज के टाइम में, तो वो हमें टर्शरी सेक्टर ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं अब इसके बारे में। ग्राफ वन शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर। तो जैसे मैंने बताया, तीनों सेक्टर की अगर प्रोडक्शन को हम ऐड कर देंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसे जीडीपी कहा जाएगा। दिस इज सोन फॉर 2 ईयर 1973, 74 एंड 13 एंड 14, जो हम बात कर चुके हैं। We have used the data for these 2 years because the data are comparable and authentic. You can see how the total production has grown over the 40 year. तो ये 40 ईयर अप्रोक्सीमेटली का जो टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड में जो ग्रोथ हुई है हमारी प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड टर्शरी की, वो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ड्रास्टिक जो चेंज आया है हमारे इसके अंदर में, वो हमें देखने को मिलता है। लेट्स वर्क दीज आउट। तो ये क्वेश्चन जो है आप इसको करोगे, एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ, बाकी मैं आपको आपने खुद करने उन सबको, और अपनी नॉलेज का बेस्ट यूज़ कर आप इससे करोगे। विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973 एंड 74। तो इसका पहला क्वेश्चन है 1973 और 74 में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करने वाला जो सेक्टर है वो कौन सा है। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी के अंदर में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो हमें दिख रही है। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन के आंसर आपने करने हैं।
अब आता है इसके आगे राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो ये जो 13 एंड 14 में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से तेजी से जो है टर्शरी सेक्टर की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो ये क्यों हुआ और इसके पीछे के क्या रीज़न है, जरा इसको जानते हैं। Over the 40 year between 1973 and 2013 and 14, while production in all the three sector has increased, it has increased the most in the tertiary sector. तो आप 13 एंड 14 को देखो तो वहाँ पर सभी में ग्रोथ हुई है। अगर पहले की कंपैरिजन करें 73 और 74 में, तो वो ड्रास्टिक तरीके से चेंज हुआ है, लेकिन टर्शरी का सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज हमको देखने को मिल रहा है। एज अ रिजल्ट इन द ईयर 13 एंड 14 the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. तो 13 एंड 14 जो ईयर था 2013 एंड 14, उस ईयर में जो टर्सरी सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करने वाला सेक्टर सामने बनकर आया था। अब आता है क्वेश्चन, व्हाई इज द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया? देयर कुड बी सेवरल रीजन। तो ये जो चेंज हुआ, चाहे वो प्रोडक्शन में हो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हो, तो इतना ज़्यादा चेंज क्यों हुआ है, तो उसके क्या रीज़न है, ज़रा जानते हैं इसको। फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा रिक्वायर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में कि सर्विस सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर के अंदर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। तो ये हमें दिखाई दे रही हैं कि सारी एक्टिविटीज़ किसके अंदर में आ रही हैं, फैसिलिटी प्रोवाइडिंग में। इसका मतलब है सर्विस सेक्टर के अंदर में आते हैं। तो ये हर कंट्री के में ये सभी जो नाम हमने लिए हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ का, ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं किसी भी कंट्री के लिए। दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज, और इनको हम कह सकते हैं कि ये वो ज़रूरी सर्विसेज हैं जो किसी भी कंट्री को प्रोग्रेस के लिए चाहिए। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविज़न ऑफ दीज सर्विसेज। तो कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री है, जो अभी डेवलप नहीं हुई पूरी तरीके से और चल रही है, प्रोसेस में है, उस कंट्री के लिए ये जितनी भी सर्विसेज हमें ऊपर देखने को मिली हैं, ये हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसका काम होता है कि ये सर्विसेज वो लोगों को प्रोवाइड करे। तो इसीलिए ये पहला रीज़न है कि इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारे इंडिया के अंदर में जो टर्सरी सेक्टर था, उसके अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला, क्योंकि इनके अंदर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे और ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी से डायरेक्टली रिलेट नहीं करती हैं, ये इंडिविजुअली काम करती हैं और ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और इसीलिए प्रोडक्शन ज़्यादा हुई। ऑब्वियस सी बात है, जब इतने सारे काम होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो इंक्रीज है वो ऑब्वियस है, होना ही होना है। सेकेंड है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन। तो जिस तरीके से जो हमारा प्राइमरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, जो मतलब धीरे धीरे ही ग्रो कर रहा है लेकिन ग्रो कर रहा है, और उसके उन लोग को क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज चाहिए, उनको ट्रेड की सर्विसेज चाहिए, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसे बेचना मतलब ट्रेड। स्टोरेज, उन लोग को वेयर हाउसिंग की सर्विसेज चाहिए, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसे रखने के लिए लंबे समय तक, जब तक वो बिकता नहीं है, तो वो स्टोरेज सर्विसेज हैं। और इस तरह की सर्विसेज लगातार तेज़ी से बढ़ी हैं, और इसकी वजह से भी क्या हुआ है कि टर्सरी सेक्टर का जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ने लगा है। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की में जो डेवलपमेंट है वो तेज होगी, वैसे वैसे ही जो टर्सरी सेक्टर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, तो आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमने देखा है कि अगर प्राइमरी सेक्टर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अगर इंक्रीज होता है, यानी कि वहाँ पे काफ़ी हमने ऐसे टूल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गई, हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ कर दिया। तो अब एक फार्मर क्रॉप को अगर
प्रोड्यूस कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो जाता है, तो कुछ वो अपने पास रखने के बाद वो बाकी चीज़ों को सेल करने की कोशिश करेगा। तो अगर वो सेल करता है, चाहे वो किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दे, चाहे वो जो क्रॉप उसने प्रोड्यूस किया, मान लेते हैं उसने व्हीट प्रोड्यूस किया है, जैसे हमने फर्स्ट में एग्जांपल देखा था कि कोई बिस्किट कंपनी जो है वो जो फ्लोर मिल को लेके गई अपने पास, और उससे क्या किया उसने, उसमें और चीज़ों को ऐड करके उसने बिस्किट बनाए। इसी तरीके से प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्रोड्यूस होने वाली ज़्यादातर चीज़ों को इंडस्ट्री में प्रोसेस कर कर अलग अलग गुड्स को बनाया जाता है। तो अब जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर में जो फार्मर ने प्रोड्यूस किया है, अगर फार्मर उसको बेचना चाहेगा तो उसे क्या चाहिए, उसे वो इंसान चाहिए जो उसका वो सामान खरीदे, और उसके पास वो टेलीफोन से बात कर सकता है, और हो सकता है कि जो सामान उसे यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए चाहिए, उसके लिए वो जो ट्रेडर है वो अपनी गाड़ी भेजे या अपना ट्रक भेजे जिससे वो सामान जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर बहुत सारे लोग ऐसा करने लग जाएंगे तो इससे हमारा जो सेकेंडरी है वो भी बढ़ रहा है और जो प्राइमरी है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन अब बात आती है कि जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे कम्युनिकेशन की बात करें, जो बात कर रहा था टेलीफोन पे, या और भी तरीके की जो सर्विसेज हैं, स्टोरेज वाली, वेयर हाउसिंग वाली, इंश्योरेंस वाली, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या कर रहा है कि जो प्राइमरी है उसको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है और सेकेंडरी को भी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि इन दोनों के बढ़ने के साथ ही वो तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सेकेंड रीज़न था इसका। थर्ड रीज़न है, एज इनकम लेवल राइज certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private schools, professional training, etc. You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. तो तीसरा रीज़न बताया है कि क्यों हमारा जो टर्सरी सेक्टर है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न है कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है, यानी कि लोग जब नौकरी पे लगना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उनकी जो पैसे पहले जो अर्न करते थे उससे ज़्यादा वो पैसे उनके पास आने लग जाते हैं अभी, क्योंकि पहले तो कोई पैसा था नहीं, अनएम्प्लॉयड थे, और जैसे ही एम्प्लॉयड हुए तो पैसा आना शुरू हो गया। तो उसके बाद उनको कुछ चीज़ें जो हैं उनको चाहिए होती हैं, जैसे ईटिंग आउट, उन्हें बाहर खाने के लिए, टूरिज्म यानी इधर उधर घूमने के लिए, शॉपिंग यानी कि मॉल से सामान खरीदने के लिए, या बिग जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ से सामान खरीदने के लिए, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए अच्छी सर्विसेज के लिए, प्राइवेट स्कूल चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए उनको, यानी कि एमबीए करना, या फिर जिस तरीके से एचएम है हो गया, ये सब चीज़ें क्या है प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर में आती हैं। तो कहीं ना कहीं जब लोगों को ये सब चीज़ें चाहिए तो इन सब चीज़ों को क्रिएट करना पड़ेगा। ईटिंग आउट अगर चाहिए तो भाई रेस्टोरेंट खोलने पड़ेंगे, टूरिज्म अगर चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनानी पड़ेंगी, शॉपिंग करना है तो मॉल्स बनाने पड़ेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे, प्राइवेट स्कूल खोलने पड़ेंगे, और इस तरीके से जो बड़े 5 स्टार होटल हैं वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने उस काम को करने के लिए डिग्री उनको मिलती है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सब चीज़ों को ओपन करना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को ओपन करने का मतलब क्या है कि हम सर्विसेज को बढ़ा रहे हैं, और सर्विसेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा टर्शरी सेक्टर ग्रो करेगा। तो ये कुछ रीज़न हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से सर्विस सेक्टर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसके रीज़न बता रहे हैं। तो थर्ड रीज़न था ये, और इस चेंज को आप देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, आजकल तो हर जगह पे चेंज देखने को मिल रहा है हमें, कि जिस तरीके से लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए, और जब लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए तो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लोग जो हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उन चीज़ों को क्रिएट करते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए अलग से पार्क बनाए जाते हैं, और पार्क के साथ साथ बहुत ही एडवांस पार्क को बनाया जा रहा है, वो उसके बदले में उन लोग से पैसे चार्ज करते हैं, और बच्चे लोग का भी इंटरटेनमेंट हो जाता है, और जो लोग जिन्होंने वो फैसिलिटी बच्चों के लिए ओपन कर रखी है उनको पैसा मिल जाता है। इस तरीके से क्या हो रहा है कि तेजी से जो है हमारा सर्विस सेक्टर बढ़ता जा रहा है। फोर्थ है, ओवर द पास्ट डिकेड्स और सो certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential। और अगर आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हम इंफॉर्मेशन
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इतनी तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि इसके बिना हमारा काम ही नहीं चल पा रहा है। आज मैं अगर आपसे ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या फिर हम गूगल मीट पे क्लासेस को करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें क्या चाहिए, वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एडवांस होना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है और लगातार इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं। आप देखो, हर रोज़ जो है नए सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिलते हैं, अपग्रेड हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप पुराना सॉफ्टवेयर या पुरानी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो किसी भी काम के नहीं रहते हैं। तो लगातार टेक्नोलॉजी जो है बदलती जा रही है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हो, और अगर आप महसूस कर रहे हो तो और टेक्नोलॉजी आपको कहाँ देखने को मिल रही है। The production of these services has been rising rapidly. In chapter 4 we shall see example of these new services and the reason for their expansion. तो चैप्टर 4 में बात करेंगे इसके बारे में। हम आगे है तो हमने 4 रीज़न पढ़ लिए हैं कि क्यों जो टर्शरी सेक्टर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well. तो देखो, सर्विस सेक्टर तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सर्विस प्रोवाइडर जो और लोगों के मुकाबले काफ़ी कम पैसा अर्न कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइडर से कम पैसा अर्न कर रहे हैं। देखो कैसे। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। तो बहुत सारे टाइप की सर्विसेज जो हैं सर्विस सेक्टर के अंदर में आती हैं। एट वन एंड देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। तो कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं, ऐसा सेक्टर हमारा जो सर्विस सेक्टर है बहुत ब्रॉड है और उसके अंदर में बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो आते हैं जो अपनी अपनी सर्विसेज को देते हैं। और कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं सर्विस सेक्टर के अंदर में जिसको करने के लिए काफ़ी स्किल्ड और काफ़ी पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो कम स्किलफुल लोग हैं वो वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। एट द अदर एंड देर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर इंगेज इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एक्सेट्रा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो दूसरा एक सर्विस सेक्टर का एक दूसरा पार्ट है जो सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो उतना अच्छा पैसा अर्न नहीं कर रहे हैं। जैसे हम शॉपकीपर को देखें, रिपेयर पर्सन को देखें, ट्रांसपोर्ट पर्सन को देखें, तो ये लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अपने एंड पे। शॉपकीपर का मतलब जो दुकानदार हमारे आसपास हमें देखने को मिलता है, जो काफ़ी दूर से सामान को अपने इकट्ठा करता है, ट्रांसपोर्ट का अपना पैसा लगाता है, जो भी चीज़ें करता है और वो हमें फैसिलिटी देने के लिए, हमें सामान प्रोवाइड करने के लिए उसने दुकान खोली हुई है। रिपेयर पर्सन को आप देखो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे तरीक़ों की चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। जैसे घड़ी ठीक करना हो गया, या जैसे आपने देखा हो कुकर जो होता है उसको ठीक करना हो गया, या घर के अंदर में जो हमारे सामान जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं उनको ठीक करना हो गया। तो इस तरह के उनको रिपेयर पर्सन बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट पर्सन का मतलब हो गया जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो कहीं ना कहीं ट्रक चलाने वाले लोग, जो पिकअप्स चलाने वाले लोग, जो सामान यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, लोगों का सामान पहुँचाते हैं, या बिजनेसमैन का सामान इधर से उधर पहुँचाते हैं। तो इन लोगों को क्या बोलते हैं, हम ट्रांसपोर्ट पर्सन बोलते हैं। दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग एंड yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन जो है वो जी पाते हैं क्योंकि बहुत कम पैसा ही अर्न करते हैं, लेकिन इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन लोग के पास जो स्किल है इनके पास, या जो जितने पढ़े लिखे हैं, ये कोई दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। Hence only a part of this sector is growing is in importance. You shall read more about this in the next section। तो कहीं ना कहीं हमारा सर्विस सेक्टर बढ़ जरूर रहा है, लेकिन सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो अच्छा पैसा अर्न नहीं कर रहे हैं। एक बार हम जल्दी से ये जो ग्राफ दिए हैं इनको हम देख लेते हैं। ग्राफ 2 को देखते हैं एक बार। तो ग्राफ 2 हमें दिखा रहा है कि जो शेयर है सेक्टर का जीडीपी के अंदर में, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जो परसेंटेज है कौन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है,
तो 1973 और 74 में अगर आप देखो तो 40% जो था वो प्राइमरी प्रोवाइड कर रहा था टोटल जीडीपी का, और 10% जो है सेकेंडरी प्रोवाइड कर रहा था, और रिमेनिंग जितना भी था वो सर्विस सेक्टर प्रोवाइड कर रहा था। इसी तरीके से 13 एंड 14 को आप देखें तो जो प्राइमरी सेक्टर है 13 एंड 14 ईयर में वो सिर्फ 10 से 11% जो है अप्रॉक्सीमेटली वो प्रोवाइड कर रहा है टोटल जीडीपी का। यानी मान लेते हैं कि टोटल जीडीपी 100 है, तो 11 जो है उसमें से कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी से आ रहा है। और उसके बाद 11 से लेकर के 30 या 32 के अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो नियर अबाउट जो है 20 के आसपास जो है वो प्राइमरी से आ रहा है। और बाकी जो रिमेनिंग 80% है, अगर आप देखो, सॉरी 70% के अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कहाँ से आ रहा है, सर्विस सेक्टर के अंदर में से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टोटल परसेंटेज है 100 में से वो 70 कहाँ से आ रहा है, हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर में से आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि जीडीपी का जो शेयर है वो कहाँ पे कितना ज़्यादा है। अब पढ़ते हैं इसमें वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड है, कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैंने जो आपको ग्राफ बताया वो ग्राफ नंबर 2, तो वो हमें दिखाता है कि जीडीपी जहाँ पे ज़्यादा होगा, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, और प्रोडक्शन करने के लिए लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो इसीलिए क्या है, उसका परसेंटेज भी क्या है, ज़्यादा है। Graph 2 present percentage share of the three sector in GDP. Now you can directly see the changing importance of sector over the 40 year. तो किस तरीके से चेंज आया है 1973-74 में, कहाँ पे लोग ज़्यादा इंगेज थे, और 13 एंड 14 में कहाँ पे जो इंगेजमेंट है वो ज़्यादा बढ़ गई है। A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. तो जीडीपी का परसेंटेज तो तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है यानी कि नौकरी देने की जब बात आती है तो वो चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ग्राफ 3 को अगर देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। Graph 3 shows the share of employment in the three sector in 1977-78 and 2017 and 18. The primary sector continues to be the largest employer even now. हमने जीडीपी को देखा, प्रोडक्शन को देखा। तो प्रोडक्शन को अगर आप देखो तो प्रोडक्शन जहाँ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है वहाँ लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको एक दूसरी तरीके से देखो तो दूसरी तरीके से हम देखते हैं कि जैसे ये जो ट्रांसपोर्ट वाला था, चाहे वो आप देखो जो शॉपकीपर था या रिपेयर पर्सन था, ये सर्विस सेक्टर के अंदर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी प्रोडक्शन है यानी कि जो इन्होंने चीज़ों को प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत कम है। और जो दूसरे लोग जो इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर के अंदर में आते हैं, जैसे आप देखो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या फिर जो बड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, होटल्स वाले लोग जो हैं, रेस्टोरेंट वाले लोग जो हैं, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। हो सकता है कि वो लोग पॉपुलेशन में कम हो, ऐसे लोग कम हो पॉपुलेशन में, लेकिन जो इनका परसेंटेज है टोटल प्रोडक्शन के अंदर में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये टोटल आते तो हैं उसके अंदर में, सर्विस के अंदर में, लेकिन इनका परसेंटेज जो है अर्निंग के मामले में या प्रोडक्शन के मामले में काफ़ी कम रहता है। और उन लोग का जो बड़े बिजनेसमैन जैसे मैंने बताया आपको, उनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो वैसे तो हमें दिख रहा है कि सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अच्छा पैसा भी अर्न कर रहे हों। तो अब ये ग्राफ 3 हमें दिखाता है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। तो कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा नौकरी प्रोवाइड कर रहा है। तो 1977-78 में अगर आप ध्यान से देखो तो 71% लोगों को नौकरी प्रोवाइड करने वाला जो सेक्टर था पूरी कंट्री के अंदर में वो प्राइमरी था। 11% जो था वो सेकेंडरी प्रोवाइड कर रहा था, और 18% जो था वो सर्विस सेक्टर प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन यानी कि लोगों को नौकरी प्रोवाइड कर रहा था। 17-18 में आप देखो तो ये परसेंटेज तो हालांकि चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा लोग जो है प्राइमरी के अंदर में काम कर रहे हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्राइमरी के अंदर में काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन उनकी हो रही है, वैल्यू जो उनकी मिल रही है, वो काफ़ी कम मिल रही है।
Why didn't similar shift out of primary sector happen in case of employment? It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. 1977 और 78 में और 2017 और 18 के अंदर में जो ये हमें दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी के अंदर में दोनों के अंदर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज लोग काम करने वाले लोग हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि जो टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, वो ग्रो तो कर रहा है लेकिन नौकरी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है लोगों को। तो लोग क्या कर रहे हैं, वो या तो नौकरी पे है ही नहीं, और अगर हैं तो सबसे ज़्यादा हमें प्राइमरी के अंदर में देखने को मिल जाते हैं। अब आता है आगे, इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाई मोर देन 9 times ड्यूरिंग द पीरियड, एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाई अराउंड 3 times. The same applies to the tertiary sector as well. While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. यानी प्रोडक्शन के बढ़ने से वहाँ पे ये पता नहीं चलता है कि कितने लोग जो हैं वहाँ पे काम में लगे हुए हैं या उन कितने लोगों को नौकरी मिली है एक्चुअली में। इसका आप एक अच्छा एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आप देखो तो जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, हालांकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम नहीं करते हैं, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा नौकरी प्रोवाइड करने वाला सेक्टर यही बना हुआ है। वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, जैसे कोई वर्क नहीं करते हैं, तो उन्हें अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। लेकिन हम उन्हें अनएम्प्लॉयड काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक हो सकता है कि एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं और वो नौकरी पे नहीं लगा है अभी, तो फिर भी वो काउंट हो जा रहा है कि वो अगर एग्रीकल्चर फैमिली को बिलोंग करता है तो ऐसा माना जा रहा है कि वो नौकरी भी वहीं पे कर रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है हमें एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा, प्राइमरी सेक्टर है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नौकरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्कि जो दूसरे सेक्टर है हमारा, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है हमारा, तो सेकेंडरी के अंदर में देखो आप वहाँ पे भी काम लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे हो तो वहाँ पे आप काम में दिखाई दे रहे हो, लेकिन प्राइमरी के अंदर में ऐसा दिखाई देता है। तो आगे आएगा इसमें, तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। As a result, more than half of the workers in the country are working in primary sector, mainly in agriculture, producing only about 1/6 of the GDP. तो इस चीज़ों की वजह से क्या दिखाई दे रहा है कि हमारी टोटल GDP के अंदर में जो एग्रीकल्चर से जो हमारा काम आ रहा है, लोग काम कर रहे हैं, टोटल 1/6 लोग टोटल हमारे पॉपुलेशन के यहाँ पे काम करते हैं। In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce the rest of the produce, whereas they employ less, about half of the people. और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सेकेंडरी और टर्सरी जो है वो प्रोडक्शन जरूर ज़्यादा कर रहा है, और प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है तो कुछ ही लोग उसमें अच्छा प्रोडक्शन करते हैं और अच्छा पैसा अर्न करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं। और इसीलिए क्या करते हैं कि प्राइमरी जो है ज़्यादा लोगों को नौकरी दे रहा है, और जो सेकेंडरी और जो टर्सरी है वहाँ पे बहुत कम लोग जो है नौकरी पा रहे हैं। Does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? तो क्या इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा नौकरी प्रोवाइड करने के बावजूद भी सबसे कम प्रोडक्शन वहाँ पे हो रही है? तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग अपना बेस्ट ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन जो उनका टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे और प्रोडक्शन कम दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो अभी आगे का रीज़न। What it means is that there are more people in agriculture than is necessary. So even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in the agriculture sectors are underemployed. बहुत अच्छा इन्होंने समझाया है इसको। तो कह क्या रहे हैं इसके अंदर में कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा, वहाँ पे होता क्या है कि लोग जो है दिखाई देते हैं कि ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। तो प्रोडक्शन कम क्यों होती है? जैसे मान लेते हैं एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर जो है
2 लोग अगर काम करते हैं तब भी जो है 50 क्विंटल प्रोड्यूस हो जाता है, और 10 लोग काम करते हैं तब भी 50 क्विंटल ही प्रोड्यूस होता है, क्योंकि लैंड तो नहीं बढ़ रही है, लोग जरूर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में इतने सारे लोग, एक फैमिली के जितने लोग हैं सबको एम्प्लॉयड मान लिया गया है उसमें प्राइमरी में, और सबको माना गया है कि वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के अंदर में इंगेज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग एग्रीकल्चर के अंदर में इंगेज नहीं है, वो अपनी फैमिली की हेल्प भी नहीं करते इन सब चीज़ों में, और थोड़ी बहुत अगर करते भी हैं तो वो काउंट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, उसके अंदर में जो प्रोडक्शन हो रही है वो कम हो रही है, और लोग वहाँ ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अगर ऐसा होता है कि जहाँ पे 2 लोग के होने से भी उतना ही प्रोडक्शन होता है जितना 10 लोग के होने से होता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयड। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है कि वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, यानी कि उन्हें जो काम मिलना चाहिए वो काम उनको नहीं मिल रहा है, और उनके होने या नहीं होने से प्रोडक्शन के ऊपर किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एग्जाम्पल लिया इन्होंने, टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी। ये लक्ष्मी का एग्जाम्पल है। ओविंग अबाउट 2 हेक्टेयर ऑफ अनइरिगेटेड लैंड डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर। तो लक्ष्मी जो है एक फार्मर है जिसकी 2 हेक्टेयर की लैंड है, और वो भी क्या है, अनइरिगेटेड लैंड है, यानी उसके ऊपर किसी भी तरह का जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो वहाँ पे नहीं है, यानी कि पानी वानी का जो प्रॉब्लम है उसका बहुत ज़्यादा है। तो पूरी तरीके से रेन के ऊपर डिपेंड होती है कि पानी बरसेगा तब उसकी लैंड जो है इरिगेट हो पाएगी, यानी सिंचाई हो पाएगी उसकी, और वो ज्वार और अरहर वगैरह जो है वो ग्रो करती है अपने लैंड के ऊपर। ऑल 5 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली वर्क इन अ प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। और जो उसकी फैमिली में 5 लोग हैं उसको मिला के सभी लोग जो है एक जो 2 हेक्टेयर की लैंड है उसके ऊपर काम करते हैं। क्यों? दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। उनको और कुछ आता नहीं है, या फिर उनके पास ऐसी स्किल्स नहीं है कि वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ जा पाए। इसलिए हम मान लेते हैं कि वो 5 लोग अगर उस फैमिली में हैं और वो एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सभी लोग जो है एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। You will see that everyone is working, none remains idle, but in actual fact, their labor effort gets divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. तो उस 5 लोगों की फैमिली के अंदर में हर कोई अपना पार्टिसिपेशन दे रहा होगा। कुछ लोग घर संभाल रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे, कुछ लोग पानी ले जा रहे होंगे जो जब वो खेतों में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो घर का काम कर रहे हैं और उनको एम्प्लॉयड मान लिया गया है, जबकि वो एक्चुअल में एम्प्लॉयड है ही नहीं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, और इसको क्या कहा जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जब आपके पास काम, आपका जो काम है उसका कोई, जितना भी आपने काम किया उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसको कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग लगता तो है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने पूरे एफर्ट के साथ काम नहीं करते हैं, यानी उनका पूरा जो एफर्ट होता है उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमें देखने को नहीं मिलता है। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव जॉब इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। तो इस तरह की जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये छुपी होती है, जहाँ पे हम कहते हैं कि लोग यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास काम नहीं है। हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो यहाँ पे जो लोग 5 लोग काम कर रहे थे, उन 5 लोगों में से हो सकता है कि कोई और कहीं जाता, तो हो सकता है कि वो अगर ट्रांसपोर्ट वाला काम कर पाता, गाड़ी चलाने का काम कर पाता, या फिर रिपेयर वाला कोई काम कर पाता, तो वो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर के अंदर में चले जाते। लेकिन क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ नहीं आता था तो उन्हें मान लिया गया कि वो प्राइमरी के अंदर ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो लोग काम कर ही नहीं रहे हैं। तो जब वो दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए, लेकिन वो एक्चुअल में काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। डिस्गाइज का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो छुपा हुआ है, यानी कि वो दिखता कुछ है और होता कुछ है। तो ऐसी जो कंडीशन जो है यहाँ पे हमें देखने को
मिल रही है। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम कम्स एंड हायर 1 or 2 मेंबर ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड। अब मान लेते हैं कि कोई एक लैंडलॉर्ड है जिसके पास काफ़ी ज़मीन है, सुखराम नाम है उसका, और वो लक्ष्मी की फैमिली में से कुछ लोगों को जो है अपने लैंड के ऊपर काम करने के लिए ले जाता है। लक्ष्मी's फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेस। अब होगा क्या कि जहां उन्हें 2 हेक्टेयर की लैंड में 5 लोग काम कर रहे थे, अब उनमें से 2 लोग जो हैं वो कहीं बाहर जाके काम करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर जाके काम करेंगे तो उनके पैसे बढ़ेंगे। सिंस यू डू नॉट नीड 5 people टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, 2 people मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म। 5 लोग जब उस फैमिली के अंदर में थे तब भी प्रोडक्शन उतनी ही होती थी, और जब 2 लोग चले गए उस से और दूसरी जगह काम करने के लिए तब भी प्रोडक्शन उतनी ही है। In the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again, the earning of the family would increase and they would be continue to produce as much from their land. अगर उन 5 लोगों में से कोई 2 लोग या कुछ लोग भी अगर चले जाते काम करने के लिए कहीं और, तो उनकी प्रोडक्शन, उनकी लैंड के ऊपर जितना प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, agriculture production will not suffer. The incomes of the people who take up other work would increase the total family income. तो ये जो लक्ष्मी की कहानी है, ये पूरे हमारे इंडिया के अंदर में बहुत सारे लोगों की कहानी है, और ये हमें दिखाता है कि अगर जो लक्ष्मी की फैमिली की तरह जो लोग हैं, जो 5 लोग वहाँ पे एक ही छोटी सी प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, अगर उनमें से कुछ लोग को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दिया जाए और वो दूसरे सेक्टर की तरफ अगर बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली की इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि प्रोडक्शन के ऊपर तो किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 लोग काम करें तब भी उतना प्रोडक्शन होना है, 5 लोग अगर रहते हैं तब भी उतना प्रोडक्शन होना है। लेकिन अगर उनमें से कुछ लोग अगर बाहर जाके काम करना शुरू कर देते हैं तो फैमिली की इनकम जरूर अच्छी हो जाएगी। लेकिन हमारा जो रूरल एरिया है, ज़्यादातर वहाँ पे ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इसीलिए जो हमने देखा था अभी ग्राफ, उस ग्राफ के अंदर में ज़्यादा लोग काम करते हुए प्राइमरी के अंदर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में काम करते हुए नहीं है। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये अदर सेक्टर में भी हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है, देर आर थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। अब जो सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कैजुअल वर्कर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो डेली बेसिस पे वर्क को ढूंढते हैं और डेली बेसिस पे जो वर्क उनको मिलता है उसे करने के बाद रोज पैसा कमाते हैं, ऐसे लोग को कैजुअल वर्कर कहते हैं। अर्बन एरिया का मतलब जो सिटी वाला एरिया है वो एरिया। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन एंड अदर डूइंग ऑड जॉब्स। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो पेंटर वाला काम करते हैं, प्लम्बर वाला काम करते हैं, रिपेयर वाला काम करते हैं, या और भी कोई जो काम मिल जाता है डेली बेसिस पे वो काम करते हैं। जिस दिन काम मिला उस दिन पैसे अर्न किए, जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन अनएम्प्लॉयड रहे। मेनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे। और बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे हैं जो रोज उनको काम नहीं मिलता है। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। तो हम देखते हैं कि हमारे रोड के ऊपर हमें बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो रिक्शा पुल करने का काम करते हैं या फिर ठेलों पे सामान बेचने का काम करते हैं। तो आपने भी ज़रूर देखा होगा। अगर आपने ऐसा देखा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस चीज़ के बारे में, और आपको क्या लगता है कि वो कितने पैसे अर्न करते होंगे रोज के। तो ये लोग क्या करते हैं कि डेली काम जरूर करते हैं लेकिन इनकी जो अर्निंग होती है वो काफ़ी कम होती है। ऐसा लग तो रहा है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन इतना पैसा कम करते हैं, इतना पैसा कम कमाते हैं कि जो प्रोडक्शन है टोटल जीडीपी के अंदर में वो बहुत कम काउंट होती है उनकी। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। और वो ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई काम करने के लिए नहीं है। उनके पास या तो स्किल्स नहीं है
या तो वो और दूसरा कोई काम कर नहीं सकते हैं। अब ये जो टेबल है 2.2 आपको ये करना है ग्राफ 1 और 2 को देखकर, और सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर के बारे में आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ज़्यादा वीडियो को लंबे ना करते हुए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की सेफ रहें, घर पे रहें और कोविड जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। थैंक यू।